हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस इज लीड टू। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस किसे कहते हैं हम, किसको कहेंगे? ये कहेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन। इसको ही हम क्या कहेंगे? एंकाइलोलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्डाइलाइटिस बोलेंगे। वहीं बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ सैक्रम या सैक्रम, तो इन्फ्लामेशन ऑफ सैक्रम को हम बोलेंगे सैक्रोलाइटिस। क्या बोलेंगे इसको? सैक्रोलाइटिस। सैक्रोलाइटिस। वही बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ जिपस्टर्नम, इन्फ्लामेशन ऑफ जिपस्टर्नम, तो इसको हम बोलेंगे जिफोडाइनिया। जिफोडाइनिया क्या बोलेंगे इसको? जिफोडाइनिया। और वहीं बात करें हम इन्फ्लामेशन ऑफ कोकेक्स, तो इसको हम बोलेंगे कोकेडाइनिया। कोकेडाइनिया। या फिर इसको हम बोलते हैं टेलबोन पेन। क्या बोलते हैं? टेलबोन पेन भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन है, मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर लॉन्गर देन 5 to 7 days ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड टू। एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, उसको MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट 5 से 7 दिन से अधिक दिया जा रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कौन सी कंडीशन कोज कर सकती है? तो कौन सी कंडीशन कोज करेगी? ये कोज करेगी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को लंबे समय तक हम MgSO4 देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो ये कोज करेगा मैटरनल हाइपोकैल्सीमिया। क्या कोज करेगा ये? मैटरनल हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर दोस्तों? तो क्या कोज करेगा ये? फीटल हाइपोकैल्सीमिया। फीटल हाइपोकैल्सीमिया कोज करेगा। तो फीटल के अंदर कैल्शियम की मात्रा देखने को मिलेगी, यानी कि ऑस्टियोपेनिया हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे में? ऑस्टियोपेनिया हमें देखने को मिलेगा। और बच्चे में अगर प्रेगनेंसी के बाद इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि बोन डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है बच्चों में। बोन डिफॉर्मिटीज़ या एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो बोन एबनॉर्मलिटीज़ के रिस्क हमें देखने को मिल सकता है आफ्टर डिलीवरी। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसके द्वारा डेवलप्ड की गई? जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी थी ये डेवलप्ड की गई डॉर्टिया एलिजाबेथ ऑरम के द्वारा। किसके द्वारा? डॉर्टिया एलिजाबेथ ऑरम के द्वारा सेल्फ केयर थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। वहीं बात करें हम वर्जीनिया हेंडरसन, तो वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा दी गई नीड थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई थी? नीड थ्योरी दी गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा एनवायरमेंटल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी। और वहीं बात करें बेटी न्यूमान के द्वारा, तो बेटी न्यूमान के द्वारा दी गई थी नर्सिंग या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई थी? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। उन्होंने बताया कि नर्सिंग क्या है? एक आर्ट है या एक साइंस है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, इंट्राक्रैनियल herniation that occur when brain tissue is displaced under the falx cerebri is called। इंट्राक्रैनियल herniation के दौरान जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं वो फैल्स सेरिब्री के अंदर
क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन को कौन सा हर्निया हम कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अनकल हर्निया। कौन सा हर्निया कैसे कहेंगे, अनकल हर्निया कहेंगे, जिसमें क्या होंगे, जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो फल्स सेरेब्राई के अंदर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अनकल हर्निया बोलेंगे। वही बात करें इंगिनल हर्निया की, तो इंगिनल हर्निया में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर टिश्यूज होते हैं वो इंटेस्टाइनल के अंदर प्रोड्यूस कर जाते हैं लोअर एब्डोमेन वॉल में। जो इंटेस्टाइनल टिश्यूज होते हैं, इंटेस्टाइनल टिश्यूज होते हैं, जो इंटेस्टाइनल टिश्यूज होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस कर जाते हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर जाएंगे, लोअर एब्डोमिनल वॉल में, लोअर एब्डोमिनल वॉल के अंदर प्रोड्यूस कर जाएंगे। स्पेशली ये कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है। वहीं बात करें डिस्क हर्निया, डिस्क हर्निया को भी हम बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, स्लिप्ड डिस्क बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इनमें से कौन सा टेस्ट डीवीटी के लिए किया जाता है, डीवीटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट हम करते हैं, डी डाइमर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, डी डाइमर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, डीवीटी के लिए करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट फॉर thoracentesis प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द अपराइट और सीटेड पोजीशन। सीटेड पोजीशन या अपराइट पोजीशन में थोरासेंटेसिस के लिए कौन सी साइट में हम थोरासेंटेसिस परफॉर्म्ड करेंगे। तो दोबारा सुन लो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि एक पेशेंट है जो या तो सीटेड पोजीशन में है या अपराइट पोजीशन में है, तो उसके हमें क्या करना है, थोरासेंटेसिस करना है। तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म्ड करने के लिए सीटेड या अपराइट पोजीशन वाले में कौन सी साइट को हम प्रेफर्ड करेंगे, तो कौन सी साइट में हम क्या करेंगे, थोरासेंटेसिस करेंगे। तो कौन सी साइट में करेंगे दोस्तों, अगर पेशेंट सीटेड पोजीशन में या अपराइट पोजीशन में, तो इस पेशेंट के लिए हम जो थोरासेंटेसिस करेंगे वो पोस्टीरियर मिड स्केपुलर लाइन में करेंगे। किस में करेंगे, पोस्टीरियर मिड स्केपुलर लाइन में करेंगे। और वहीं बात करें अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में होगा, तो सुपाइन पोजीशन वालों में हम करेंगे मिड एक्सिलरी लाइन में। कौन सी लाइन में, मिड एक्सिलरी लाइन में करेंगे। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है, तो ओस्टियोक्लास्ट हम किसको कहेंगे, दैट सेल्स दैट एब्जॉर्ब न्यूबॉर्न, सेल्स दैट एब्जॉर्ब न्यूबॉर्न, इसी को हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोक्लास्ट कहेंगे। वहीं बात करें हम ओस्टियोब्लास्ट की, ओस्टियोब्लास्ट की, तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होगा, बोन बिल्डिंग सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बोन बिल्डिंग सेल्स होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है न्यूबॉर्न्स के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूबॉर्न्स के लिए, न्यूबॉर्न्स टिश्यूज़ के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर दोस्तों। वहीं बात करें एक और शब्द आता है यहाँ ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स किसको है, न्यू बोन्स को हम क्या बोलेंगे, न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोसाइट बोलेंगे। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्टोन आर वेरी रेयर एंड अगर ड्यू टू इनबॉर्न कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। इनमें से कौन सा किडनी स्टोन क्या है, रेयर है और ये क्या है, इनबॉर्न कंजेनाइटल डिसऑर्डर
कॉज करता है। इनबॉर्न कंजेनाइटल डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो कौन सा है ये? सिस्टीन स्टोन है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टीन, इसको क्या बोलेंगे? स्टोन बोलेंगे। ये टाइप ऑफ किडनी स्टोन है जो क्या बनाता है? एमाइनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एमाइनो एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रिकमेंडेड एनर्जी लेवल यूज्ड टू परफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन? किसी पेशेंट को हमें क्या देना है? सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन देना है। तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल होती है वो कितनी होगी? तो जो एनर्जी लेवल होगी वो 50 से 200 जूल्स होगी। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक है। क्या है? एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक है जो उन पेशेंट को दिया जाता है जिनका जो हार्ट रिदम होता है वो अनस्टेबल, नॉर्मल से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है। उसको नॉर्मल लाने के लिए, नॉर्मल हार्ट रिदम लाने के लिए, हार्ट रिदम लाने के लिए जो शॉक दिया जाता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन बोलते हैं उसको। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर आईएमएनसीआई इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर इनमें से कौन से साल में आईएमएनसीआई इम्प्लीमेंट हुई? तो कौन से साल में हुई? सन 2003 में। किसके अंडर हुई? अंडर RCH। किसके अंडर हुई? अंडर RCH। आईएमएनसीआई क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर? नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है 8 से 12 mmHg। और वही अगर हम सेंटीमीटर हाइड्रोजन H2O में नापें तो ये होगा 5 and 12 cm H2O। तो आपके ऑप्शन में ये दोनों आ सकते हैं। अगर ये आए तो ये राइट होगा और 5 से 12 mmHg आए तो ये राइट होगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है? सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के नियर जो भी लार्ज वेन्स होती हैं चेस्ट की, उनमें लगने वाला ब्लड प्रेशर को ही हम क्या करते हैं? सेंट्रल वेनस प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसल्स टेंडन कनेक्ट टू द शोल्डर टू मेक अप द रोटेटर कफ मसल्स? रोटेटर कफ मसल्स को बनाने के लिए, शोल्डर के रोटेटर कफ को बनाने के लिए कितनी टेंडन मसल्स कनेक्ट होती है? तो कितनी टेंडन मसल्स कनेक्ट होगी? 4 टेंडन मसल्स क्या होती है? कनेक्ट होती है। 4 टेंडन मसल्स क्या होती है? कनेक्ट होती है। कौन सी? एक तो होती है सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस, दूसरी होती है इंफ्रा स्पाइनेटस, तीसरी होती है टेयर्स माइनर और चौथी होती है सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस। तो ये 4 मसल्स होती है जो कनेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 4 लॉन्च्ड? जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है इसकी जो चौथी फेज है वो कब लॉन्च्ड की गई?
तो चौथी जो फेज है वो कब लॉन्च की गई? वहीं बात करें हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था, ये कब शुरू किया गया? ये किया गया 1992 में। कब शुरू किया गया? 1992 में। इसकी एट प्रेजेंट 5वीं फेज चल रही है। कौन सी फेज चल रही है? 5वीं फेज चल रही है। फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट फेज स्टार्ट हुई थी 1992 टू 1992 से 1999। सेकेंड फेज स्टार्ट हुई 1999 से लेकर सन 2007 तक। तीसरी फेज स्टार्ट हुई सन 2007 से लेकर सन 2012 तक। और वहीं चौथी की हम बात करें तो चौथी फेज चली सन 2012 से सन 2017 तक। और जो 5वीं फेज चल रही है वो चल रही है सन 2025-26। कौन सी चल रही है? सन 2025 से। तो हमसे पूछा गया कि जो चौथी फेज है वो कब लॉन्च हुई? तो चौथी कब हुई? सन 2012 से 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सन 2012 से 17। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी डेट कॉमन अमंग पीपल हु ड्रिंक ए लॉट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल पीने वाले जो लोगों में जो कॉमन टाइप की ब्रेन इंजरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं WKS। WKS यानी कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, या फिर इसको हम बोलते हैं वर्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम बोलते हैं, या बोलते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये रहा, HLA टाइपिंग इज ऑल्सो नोन एज। HLA टाइपिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम टिश्यू टाइपिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टिश्यू टाइपिंग के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एन इंसिजन मेड ऑन ईच साइड ऑफ द सेक्रोटम टू रीच द वास डिफरेंस इज वेसेक्टोमी प्रोसीजर इज कॉल्ड। वेसेक्टोमी प्रोसीजर के दौरान सेक्रोटम के दोनों साइड में जो इंसिजन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल वेसेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसोफेजियल वेरिसेज इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट विद। एसोफेजियल वेरिसेज हमें कौन से पेशेंट में देखने को मिलती है? तो कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगी? ये पाई जाएगी सिरोसिस ऑफ लीवर वाले में। किसमें? सिरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? सिरोसिस ऑफ लीवर वाले लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एसोफेजियस वेरिसेज। किसमें पाई जाएगी? लीवर डिजीज वाले में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर RNTCP वाज रिनेम्ड एट द नेशनल एलिमिनेशन TB प्रोग्राम। तो जो RNTP रिवाइव्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चल रहा था उसको अब नाम बदलकर नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया। तो इसको कौन से साल में किया गया? तो इसको साल में किया गया सन 2020 में। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स इज रेफर्ड एज। ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन की जो स्टडी हम करते हैं वो किसके अंदर करेंगे? वो करेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर करेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड ए रैपिड रेस्पॉन्स इन ए पेशेंट। इनमें से कौन से
ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन रूट के दौरान रैपिड रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। तो रैपिड रेस्पॉन्स हमें किस में देखने को मिलेगा? सबलिंगुअल रूट में क्या देखने को मिलेगा? हमें रैपिड रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वहीं बात करें रैपिड रेस्पॉन्स की, तो सबसे ज़्यादा रैपिड रेस्पॉन्स हमें इंट्रावीनस में देखने को मिलेगा। इसके बाद इंट्रा ओसियस में, इसके बाद एंडोट्रेकियल में, इसके बाद इन्हेलेशन में, इसके बाद सबलिंगुअल, इसके बाद इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, रेक्टल, ओरल और लास्ट ट्रांसडर्मल। तो सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगा? आईवी में। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपके आईवी होता तो आपका आंसर क्या होता? आईवी। सबसे कम किसमें देखने को मिलता है? ओरल या ट्रांसडर्मल। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी मेडिसिन को रिएक्ट करने में। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्सी की जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो क्या होगी? तो ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है? लेमोट्राइजिन। कौन सी है? लेमोट्राइजिन हम देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्सी में। वहीं बात करें हम सोडियम वेलपोरेट की, तो जो सोडियम वेलपोरेट होता है हम देते हैं इसको एपिलेप्सी में। इसको भी हम एपिलेप्सी में देते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में। कौन सी में? नॉर्मल कंडीशन में, जब अनप्रेग्नेंट वाली कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? अनप्रेग्नेंट वाली कंडीशन होती है, तब एपिलेप्सी में इसको देते हैं। या फिर देते हैं इसको बाइपोलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसको देते हैं। वहीं बात करें हम फिनोबार्बिटोन, तो फिनोबार्बिटोन का यूज़ लेते हैं हम सीजर्स में। किसमें? सीजर्स में, या किसी पेशेंट को फिटिंग प्रॉब्लम हो या फिट्स आते हो तो उसको हम कह देंगे फिनोबार्बिटोन। वहीं बात करें फेनेटोइंस की, तो फेनेटोइंस भी हम किस में देंगे? सीजर्स के दौरान देंगे। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी इज़ नॉट इंसर्टेड इन। इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें कॉपर टी इंसर्ट नहीं करनी चाहिए? कब नहीं करनी चाहिए? क्या महिला मल्टीपैरेस है तब नहीं करनी चाहिए? क्या उस महिला को एनीमिया है तब नहीं करनी चाहिए? या आफ्टर डिलीवरी नहीं करनी चाहिए? या अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही तब नहीं करनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों, कब नहीं करनी चाहिए? जब उस महिला को क्या हो रहा हो? अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो। क्योंकि कॉपर टी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो भी क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग है। क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। इस कंडीशन में हमें नहीं करनी चाहिए, इन कंडीशन में हमें कर देनी चाहिए। आफ्टर डिलीवरी हम करते ही हैं, एनीमिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मल्टीपैरेस फीमेल्स में भी हम कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ए हॉस्पिटल कैच फायर, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन केस। अगर हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉल फायर डिपार्टमेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉल फायर डिपार्टमेंट। उसके बाद आप करोगे शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। देखो, अगर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की सबसे पहली बात आती है तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन सप्लाई को ही क्या करोगे? बंद करोगे। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, तो अगर आप जो आपका रेस वाला जो है उसको आप फॉलो करोगे। रिमूव, अलार्म, कंफर्म, क्लियर द एरिया, एग्जिस्टिव्स या इवाकेट आप इसमें करोगे।
क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इनमें से कौन सी कमेटी है जो 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिया के अंदर रिकमेंडेड किया गया था? तो कौन सी कमेटी है? श्रीवास्तव कमेटी। किसके द्वारा? श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड वैक्सीन इज। इंडिया के द्वारा सबसे पहली कोविड वैक्सीन कौन सी बनाई गई? तो कौन सी थी? कोवैक्सीन। कौन सी थी? कोवैक्सीन थी। इसी को क्या मिला था? इमरजेंसी में, या इमरजेंसी में ही यूज़ किया गया था इंडिया के अंदर। कब किया गया था? जनवरी सन 2021 में। कब किया गया था? जनवरी सन 2021 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया इसको? इसको डेवलप किया गया भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया। कौन सी वैक्सीन है ये? ये वैक्सीन है ऑल वायरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। कौन सी है? ऑल वायरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ऑल वायरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं हम अप्रैल के लास्ट वीक में। कब करते हैं? अप्रैल के लास्ट वीक में। इसके जैसा एक और क्वेश्चन आता है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब करते हैं? तो अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केराटोमेलेशिया इज एसोसिएटेड विद। केराटोमेलेशिया किस डिजीज से एसोसिएटेड है? केराटोमेलेशिया क्या है? सबसे पहले बात तो ये जानते हैं हम, केराटोमेलेशिया क्या है? एक आई डिसऑर्डर है। क्या है ये? आई डिसऑर्डर है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होता है। आई डिसऑर्डर है, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है? जो कॉर्निया होता है वो क्लाउडी और सॉफ्टन हमें देखने को मिलता है। जो कॉर्निया होता है वो क्लाउडी एंड सॉफ्टन्स देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड या एसोसिएटेड कौन सी डिजीज़ है? तो इससे एसोसिएटेड डिजीज़ कौन सी है? डायरिया और मिजल्स से। तो डायरिया और मिजल्स क्या करती है? केराटोमेलेशिया को लीड करती है। क्या करती है? लीड करती है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। NPCBI जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? 1976 को। कब लॉन्च किया गया? 1976 को। रिड्यूस करने के लिए किसको? ब्लाइंडनेस को। ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, Which of the following disease is not include Vision 2020 right to sight immediate goals? इनमें से कौन सी डिजीज़ इंक्लूड नहीं है विज़न 2020 राइट टू साइट गोल के अंदर? कौन कौन सी इंक्लूड हैं? तो पहले बात करें हम इंक्लूडेड कौन कौन सी हैं। कौन सी इंक्लूडेड है? कैटरैक्ट इंक्लूड हैं, ट्रेकोमा इंक्लूड हैं, ऑनको केरसियासिस इंक्लूड हैं, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस इंक्लूड हैं, रिफ्रैक्टिव एरर इंक्लूड है। तो ये क्या है? सारी इसके अंदर इंक्लूड है। तो कौन सी इंक्लूड नहीं है?
एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, कब किया गया? तो इंडिया के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो 1995 में लॉन्च हुआ। कब हुआ? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, द ड्यूवॉल्स 8th डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए फैमिली लाइफ साइकिल कपल कम अंडर, कपल किसके अंडर आते हैं? तो कौन से साइकिल के अंदर आते हैं या कौन से स्टेज के अंदर आते हैं? 8 स्टेज हैं इसके। तो कपल्स किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो जो फैमिली लाइफ साइकिल हैं उसके अंदर कपल फर्स्ट के अंदर आते हैं। वहीं स्टेज 5 की हम बात करें तो स्टेज 5 में आते हैं फैमिलीज़ विद एडोलसेंट चाइल्ड। कौन से आते हैं? फैमिलीज़ विद एडोलसेंट चाइल्ड। वहीं बात करें स्टेज 7 के अंदर आते हैं मिडल एज फैमिलीज़। कौन आती है? मिडल एज फैमिलीज़, मिडल एज फैमिलीज। और वहीं स्टेज ए अंदर क्या आते हैं? एजिंग फैमिलीज़, एजिंग फैमिलीज़। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैफेप्रिस्टोन एंड मिज़ोप्रोस्टोल आर फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव एंड अप टू द प्रेगनेंसी। जो मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन में जो मैफेप्रोस्टोल और मिज़ोप्रोस्टोल यूज़ में करते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव कितने तक की प्रेगनेंसी के लिए होता है? तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है 8 to 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए। कितने तक की प्रेगनेंसी के लिए? 8 से 12 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए। कितना परसेंट इफेक्टिव होता है ये? 94 to 96% तक क्या होता है? इफेक्टिव होता है। और वहीं बात करें अगर इनको लेस देन 8 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए अगर इसको यूज ले रहे हैं तो ये 94 to 98% तक क्या होता है? इफेक्टिव होता है। अगर इनको 8 वीक से कम की प्रेगनेंसी के लिए लेते हैं, लेकिन 8 से 12 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए मैफेप्रोस्टोल एंड मिज़ोप्रोस्टोल जो कंबाइंड पिल आती है उनको हम यूज़ में ले सकते हैं। और ये 94 से 96% तक क्या होता है? इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम्ड एज, इसका नाम है विज़न 2020। क्या नाम है इसका? विज़न 2020। सन 2000 तक इसको जो रिड्यूस करनी है जो ब्लाइंडनेस है तो उसको कितना करना है? लेस देन 0.3% तक क्या करना है? प्रिवेलेंस वो ब्लाइंडनेस करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक ऑन। कोविड-19 को WHO ने पेंडेमिक कब कॉज किया? पेंडेमिक किसको कहेंगे? ऐसी डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड वो क्या होती है? स्प्रेड होती है। क्या होती है? स्प्रेड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। तो वर्ल्ड वाइड कोविड-19 कब स्प्रेड हुआ, कब डिक्लेयर किया गया? तो इसको डिक्लेयर किया गया 11 मार्च सन 2020 को। कब किया गया? 11 मार्च सन 2020 को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट द सरफेस ऑफ द कोविड ट्रीटमेंट यूनिट। कोविड ट्रीटमेंट यूनिट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ में लेते हैं? सॉल्यूशन जो यूज़ में लेते हुए हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NUHM वाज लॉन्च्ड ऑन। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल
अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 1 मई सन 2030 को। कब किया गया? 1 मई सन 2013 को। सन 2013 को, 1 मई सन 2013 को। क्लियर है दोस्तों? ये कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? अगर बात करें CSC की, तो CSC में 2,50,000 तक की पॉपुलेशन को कवर करता है। और वहीं बात करें PSC की, तो PSC में ये 50,000 से 60,000 पॉपुलेशन को क्या करता है? कवर करता है। इसके अंडर कौन आती है? इसके अंडर आता है USA। कौन सी आती है? USA। उसको बोलते हैं हम अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जैसे NRHM के अंदर आशा आती है, वही NUHM के अंदर आती है USA, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? ये करती है 1,000 से 2,500 तक की पॉपुलेशन को क्या करती है? ये अंडर वर्क करती है। 1,000 से 2,500 तक की पॉपुलेशन के अंडर एक आशा होती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर सन 2018 को लॉन्च किया गया। सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया? रांची के अंदर लॉन्च किया गया, जो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ लॉन्च किया गया? लोकेशन आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे दोस्तों? रांची झारखंड बताओगे। और कब लॉन्च किया गया? सन 2023 को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत के तहत, इसमें कौन सी स्कीम है? तो इसमें स्कीम है कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है। ना किसी प्रकार के पेपर काम करना है, ना किसी प्रकार का पैसा आपको देना है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।